1. प्रिंसिपल प्लेन्स आर सब्जेक्टेड टू, प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू 0 होती है, तो उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस ही होते हैं. प्रिंसिपल प्लेन्स आर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेसेस ओनली. नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मॉडुलस, ये आपको गिवन है. देन बेंडिंग इक्वेशन पहचाननी है आपको, m by i इक्वल्स टू सिग्मा बाय y इक्वल्स टू e by r. नेक्स्ट, the ratio of maximum deflections of a simply supported beam with a central load W. अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर सेंट्रल लोड W है, तो इस केस में डिफ्लेक्शन और एंड of a cantilever of same length end with a load W at its free end. दूसरा केस आपके पास कैंटिलीवर, इसके ऊपर लेंथ सेम है, सारी बातें सेम है. तो अगर आपको डिफ्लेक्शन बताना है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको बताना है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, तो वो किसके बराबर आएगा? W इंटू एल क्यूब अपॉन 48 EI. अगर आपको बताना है कैंटिलीवर के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फ्री एंड के ऊपर कितना आएगा कैंटिलीवर बीम के लिए, तो वो डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3EI. दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास प्रोपोर्शन आ जाएगा 1/16. 1/12 कौन बता रहा था? 1/16 would be the correct answer. Next question. The ratio of length and depth of a simply supported rectangular beam which experiences maximum bending stress equal to tensile stress due to same load at midspan is. इसके लिए थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा. अगर आपके पास एक बीम है रेक्टेंगुलर बीम है आपके पास विच एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस, इसका मतलब सिग्मा बी जो ज्यादा से ज्यादा होगा वो किसके बराबर होगा? सिग्मा, यहाँ पे आप ये कह लीजिए सिग्मा एक्स के बराबर होगा या सिर्फ सिग्मा से डिनोट कर लेते हैं, इस स्ट्रेस के बराबर होगा. सिग्मा बी को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? m बाय आई इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू ई बाय आर से एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो सिग्मा बी या बेंडिंग वाली जो वैल्यू आएगी आपके पास, मोमेंट की वैल्यू, आप इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं m बाय आई इंटू वाई. इस फॉर्म में लिखा जा सकता है. इस फॉर्म में लिखा जा सकता है. अब अगर इसकी लेंथ l कह देते हैं हम, और अगर इसकी विड्थ को हमने कहा b,
इसकी डेप्थ को अगर हमने कहा डी, तो आप बेंडिंग स्ट्रेस को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एम की वैल्यू, मोमेंट कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा इससे? लोड के बारे में कैसे जानकारी मिल रही है हमें? फोर्स इनटू डिस्टेंस से बताएंगे, बट कैसे? पॉइंट लोड मान के द रेशियो एंड लेंथ ऑफ डेप्थ, लेंथ एंड डेप्थ आपको बताना है। सिंपली सपोर्टेड है रेक्टेंगुलर बीम विच एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू सेम लोड एट मिड स्पान। सेम लोड आपको मिड स्पान के ऊपर मानना है कि एक तो यहाँ पर लोड पी लग रहा था मिड स्पान पे, उसकी वजह से बेंडिंग स्ट्रेस कितना आएगा, और एक इतना ही यहाँ पर ये पी लग रहा था तो उसकी वजह से कितना है। तो सिग्मा बी की वैल्यू, मोमेंट आप लिखेंगे पी एल बाय 4, ये लिख सकते हैं, और आई की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? बी डी क्यूब बाई 12, और साथ ही में यहां पर डी बाई 2 लिख सकते हैं वाई मैक्स की जगह। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन आ गई सिग्मा बी की, या सिग्मा बी मैक्सिमम कितना हो सकता है उसकी इक्वेशन आ गई। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं इसे, तो सिग्मा बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? थ्री बाई टू, इनसे ये कैंसिल होके ये 3/2 बन जाएंगे, 3/2, और ऊपर आपके पास है पी एल अपॉन बी डी स्क्वायर, ये आ गया, ये आया। इस तरफ अगर आप देखिए तो सिर्फ सिग्मा को आप लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, इस सिग्मा को लिखा जा सकता है फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि टेंसाइल वाले की बात हो रही है। तो आपने दोनों को इक्वेट करवाना है। इस तरफ देखिए 3/2 पी एल अपॉन बी डी स्क्वायर, अब पी से पी कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर से ये डी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास लेंथ अपॉन डेप्थ कितना आ गया? 2/3 आया। लेंथ अपॉन डेप्थ कितना आया? 2/3। क्वेश्चन समझ में आ गया? सेम लोड पी अगर हम लगाते, टेंशन फोर्स की तरह ट्रीट करते इसको, और सेम लोड पी अगर मिड पे एक्ट कर गया तो उसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस कितना, टेंसाइल स्ट्रेस कितना, दोनों को इक्वेट करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L is subjected to a bending moment M at its free end। तो आपको डिफ्लेक्शन बताना है कितना होगा। नेक्स्ट, the assumption in the theory of bending of beams is, the assumption in the theory of bending of beams is, मटेरियल होमोजेनियस होगा, आइसोट्रॉपिक होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम रहेगा। 96% दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया। नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर इंटेंसिटी ओवर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ बीम, रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ बीम आपके पास है तो शियर स्ट्रेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? शियर स्ट्रेस टॉप के ऊपर बॉटम के ऊपर 0 होता है, पैराबोलिक वेरिएशन रहता है, पैराबोलिक कर्व ये फॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द reinforcement in a column should not be less than, the reinforcement in a column should not be less than 0.8% से तो कम ना हो,
6% से ज्यादा ना हो। इट शुड नॉट बी लेस देन, यानी कि मिनिमम वैल्यू 0.8% है और मैक्सिमम वैल्यू 6% है। इफ बार्स आर नॉट लैप्ड, अगर लैप्ड है तो 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the diameter of longitudinal bars of a square column is 16 mm, it means the dia of main bars जो है वो 16 mm है, तो dia of lateral ties कितना होना चाहिए? dia of lateral ties should be at least कह लीजिए या फिर maximum of dia of main bars by 4 या फिर 6 mm। डाया ऑफ मेन बार बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आया 4 mm या फिर 6 mm। दोनों में से मैक्सिमम अडॉप्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 6 mm आएगा आंसर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल reinforcements of different size should not be less than। कहने का अर्थ है कि अगर आपके पास एक रीइंफोर्समेंट कुछ इस साइज की, एक छोटे साइज की, एक और रीइंफोर्समेंट ऐसे, तो इनके बीच में कम से कम जो दूरी मेंटेन रहे, वो डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात हो रही है, वो कितना होना चाहिए? या तो हम ये कहते हैं कि एग्रीगेट्स के अकॉर्डिंग बता देते हैं, एग्रीगेट रखने पर भी 5 mm का स्पेस बच जाए, तो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm, ऐसा कुछ। या फिर आप इसे बता सकते हैं कि जो भी बड़े वाली बार है, जो भी बड़े वाली बार है, कम से कम उसके बराबर तो स्पेस, यानी कि इनमें से ये बड़ी दिख रही है आपको, तो इसके बराबर स्पेस तो कम से कम हो। वन डाया ऑफ थिकर बार, इतना तो कम से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आर डिजाइंड फॉर, द डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आर डिजाइंड फॉर, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स को डिजाइन किया जाता है या तो पीक डिमांड या मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। ऑर्थोटॉलिडीन टेस्ट जो होता है वो किसके लिए यूज करते हैं? ऑर्थोटॉलिडीन टेस्ट इज डन फॉर रेजिड्यूल क्लोरीन के लिए करते हैं। इम्हॉफ टैंक जो होता है उसके अंदर वर्किंग कंडीशन कैसी होती है? इम्हॉफ टैंक, ऐसा कुछ पढ़ा है हमने, 2 चैम्बर्स होते हैं इसके अंदर, या फिर डबल स्टोरी टैंक भी बोलते हैं, एक नीचे एक ऊपर। तो एरोबिक लोअर एनएरोबिक लोअर कंपार्टमेंट में और एरोबिक अपर कंपार्टमेंट के अंदर। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द स्ट्रीम्स इज, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कब होती है? आपको ये पता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही कोई गैस जो है वो कम डिसॉल्व रहती है पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर, तो ये बात तो ठीक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स जो भी होती हैं उनके ऊपर क्या लिखा होता है? टेस्ट वेल व्हेन सर्व्ड चिल्ड, या फिर जब ठंडी होगी तब उसका अच्छा टेस्ट आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनेटेड वाटर है वो, तो उसके अंदर वो गैस डिसॉल्व रहेगी अगर टेम्परेचर बहुत कम रहेगा। तो ये तो एक जनरल सा रूल हमें पता है। लेकिन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जब धूप बहुत ज्यादा होगी, जब धूप बहुत ज्यादा होगी तो इसके कारण क्या होगा? सनलाइट ज्यादा प्रेजेंट है, सनलाइट ज्यादा प्रेजेंट है तो जो भी एक्वेटिक प्लांट होंगे पानी के अंदर वो भी खूब सारा ऑक्सीजन जो है वो इस पानी को प्रोवाइड करेंगे, इस वजह से वो ज्यादा हो जाएगा। एक रिलेशन तो हमें ये पता है कि हाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैसेस कम डिसॉल्व होती हैं, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल क्या है? यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंट रूल है। तो दे इट विल बी मैक्सिमम एट नोन। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड फॉर डीक्लोरिनेशन? डीक्लोरिनेशन के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ये ब्लीचिंग पाउडर फिर भी वही भी एक फॉर्म ही तो है क्लोरीन का, तो डीक्लोरिनेशन कैसे कर रहे हैं उससे आप? क्लोरामीन्स की बात करें तो क्लोरामीन्स भी वही है कि क्लोरीन अगर आपने ऐड कर दिया तो वो अमीन्स जो है वो उस फॉर्म के अंदर आ गया, क्लोरीन उस अमीन्स की फॉर्म में आ गया। द डिटेंशन पीरियड एंड ओवरफ्लो रेट respectively for plain sedimentation as compared to sedimentation with coagulation। कहने का अर्थ है, दोबारा से सुनिए, कहने का मतलब है कि अगर आपके पास आपने कोई केमिकल ऐड नहीं किया है, कोएगुलेंट्स ऐड नहीं किए हैं, तो उस केस में डिटेंशन पीरियड क्या हो जाएगा? कितने समय के लिए आपको रोकना पड़ रहा है पानी को कि पार्टिकल सेटल हो जाए? वो टाइम ज्यादा लगेगा ना, इट शुड बी मोर, द डिटेंशन पीरियड ज्यादा होगा। ओवरफ्लो रेट का मतलब क्या होता है कि कोई पार्टिकल जो इनलेट के ऊपर एंटर हुआ था तो आउटलेट तक जाते जाते बॉटम ऑफ द टैंक पर पहुंच जाए, और ये कहेंगे हम कि उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, उस सेटलिंग वेलोसिटी को ओवरफ्लो रेट बोल देंगे हम। तो अगर आपने कोई कोएगुलेंट ऐड नहीं किया है, कोई केमिकल ऐड नहीं किया है जिसके कारण इन पार्टिकल्स के चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए, जल्दी से सेटल हो जाए, तो जल्दी से सेटल नहीं होंगे तो डिटेंशन टाइम तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा उसको सेटल कराने में, और उसकी सेटलिंग वेलोसिटी या ओवरफ्लो रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका डिटेंशन पीरियड विल बी मोर एंड ओवरफ्लो रेट विल बी लेस फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन एज कंपेयर टू सेडिमेंटेशन अलोंग विद कोएगुलेशन, कि जब केमिकल ऐड करके अगर सेडिमेंटेशन करवा रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the average daily consumption of a city is 100,000 meter cube, the maximum daily consumption on peak hourly demand would be। अब एवरेज आपके पास है, तो एवरेज से एक दिन का एवरेज डेली कंजम्पशन बताया आपको, तो एवरेज डेली कंजम्पशन कितना? 100,000। अब अगर आपको कंपेयर करना है इसको, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, उस दिन के मैक्सिमम के लिए, कि मैक्सिमम डे में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए 1.8 क्यों लिखते हैं आप? मैक्सिमम डेली डिमांड बन गया। अब ये क्या बन गया? मैक्सिमम डेली डिमांड के अकॉर्डिंग बन गया। फिर अगर आप इस पे आर्ली वेरिएशन फैक्टर लगा देंगे तो 1.5 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, या 2.7 आ जाएगा आपके पास। 2.7 से भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो आंसर हमारा आ गया 270,000। 24 से डिवाइड करते, लेकिन आपसे यहाँ पे उसने ये कहा कि मैक्सिमम डेली कंजम्पशन ऑन पीक आर्ली डिमांड, पूरे दिन का ही पूछ लिया उसने पीक आर्ली के अकॉर्डिंगली, इसलिए 24 से डिवाइड नहीं किया। और मैक्सिमम आर पूछता तो 24 से डिवाइड कर लेते हैं। जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उनको मार्क किया करें, अपनी गलतियां नोट किया करें, क्या गलत करते हैं आप। To minimize the total cost of a roof truss, the ratio of cost of truss to the cost of purlins shall be। T is equal to 2P plus R होता है इकोनॉमिक ट्रस के लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि to minimize the total cost of roof truss, ratio of cost of truss to the cost of purlins। पर्लिन्स ट्रस के अंदर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं, एक तरीके की बीम होती हैं। आपके पास ट्रस होता है इस तरीके से, एक ट्रस, फिर ये दूसरा ट्रस एंड सो ऑन, फिर इनको ऐसे जो हॉरिजॉन्टल बीम्स कनेक्ट कर देता है। अगर ऑप्शन में 1/2 भी होता तो
तो आंसर क्या होता, बी होता है या ई होता, जल्दी से बताओ। बी ही होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी है, टी बाई पी तो 2 ही आएगा। परफेक्ट। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? आप बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन का अर्थ क्या होता है? रेन है, स्नो है, हेल है, ऑल ऑफ दीज है। ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, rainfall is generally recorded at 8 a.m. Next question. The property by virtue of which line sets underwater. Underwater setting property जो है उसे क्या बोलते हैं? और ये भी बता दीजिए वो किसके कारण आती है? जो अंडर वाटर सेटिंग प्रॉपर्टी है वो आती है क्ले के कारण। तो क्ले इम्प्योरिटी तो बढ़ा देता है, लाइम को इतना साफ सुथरा या इतना वाइट जो है वो नहीं दिखता है वो, लेकिन हाइड्रोलिसिटी या अंडर वाटर सेटिंग प्रॉपर्टी ये बढ़ा देता है। तो क्ले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्ले जितना ज्यादा उतनी उसकी हाइड्रोलिसिटी ज्यादा, लेकिन इम्प्योरिटी भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, द इंडेक्स नंबर expressing the relative sizes of both coarse and fine aggregate is called as। पार्टिकल के साइजेस के बारे में कह लीजिए, उनके फाइननेस के बारे में कौन बताता है? इनके बारे में बताता है फाइननेस मॉड्यूलस। नेक्स्ट, सारी बातें सही है। 5 से 6% मॉइस्चर कंटेंट होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बल्किंग ऑफ फाइन सैंड इज मोर देन दैट ऑफ कोर्स सैंड, ये भी सही है। इफ द परसेंटेज कंटेंट ऑफ मॉइस्चर एक्सीड्स 10%, इंक्रीज इन द बल्क ऑफ सैंड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा अब उसका। थोड़ा सा यहाँ पर शब्द जो है वो और बेटर हो सकते थे, इसको पढ़ना है क्या? एग्जाम में भी यही करके आएंगे, पढ़ के आएंगे कम से कम। सी यहाँ पे थोड़ा सा शब्द जो है वो सही होने चाहिए थे। इंक्रीज इन द बल्क ऑफ सैंड जो है बाद में तो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे या तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था डिक्रीजिंग, फिर बल्किंग डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, या वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा उसका। वाटर और ऐड कर रहे हैं। फॉर अ 50 kg सीमेंट बैग वाटर रिक्वायर्ड इज। For a 50 kg cement bag, water required is 22.5 liters. The surveys which are carried out to depict mountains, rivers, water bodies, wooded areas, and other cultural details are known as। किसी जगह के बेसिक लैंड फीचर्स जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, तो उस सर्वे को क्या बोलेंगे? उस सर्वे को कहेंगे कि वो टोपोग्राफिकल सर्वे है, वहां की टोपोग्राफी के बारे में बता रहा है। If the smallest division of a vernier is longer than the smallest division of its primary scale,
द वर्नियर इज नोन एज, वर्नियर का डिवीजन बड़ा है एज कंपेयर टू मेन स्केल के एक डिवीजन के, तो इसे बोलेंगे हम रेट्रोग्रेड वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर। नेक्स्ट, इन लेवलिंग ऑपरेशन, लेवलिंग ऑपरेशन में क्या होता है? फोर्टी 48% दोस्तों ने आंसर बताया ऑप्शन ए। अब बात करते हैं कि आपने जो बताया क्या वो सही है या आपको लग रहा है कि वो सही है। देखिए हुआ क्या, आप फील्ड पर गए, फील्ड पे जाके सबसे पहले क्या किया आपने, इंस्ट्रूमेंट को रखा और कायदे से सबसे पहले बेंच मार्क था पीछे, उसके ऊपर रीडिंग ली। फिर उसके बाद आप इधर आ गए, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर यहाँ रीडिंग ली, फिर आगे और रीडिंग ली और रीडिंग ली। मन किया कि अब चेंज किया जाए, मन इसलिए किया क्योंकि आगे लेवल मेजर नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली। तो आपने यहां से इंस्ट्रूमेंट रख के यहाँ लाने वाले थे, और अगर यहाँ पर रख के इंस्ट्रूमेंट रखते, आप यहाँ लाते नई जगह पर इंस्ट्रूमेंट रखते, तो फिर उसके बाद सबसे पहले रीडिंग यहाँ पर लेते, जिसे बोलते बैक साइड। लेकिन इस जगह पर पहले फोर साइड ले चुके थे आप, और इसी वजह से क्योंकि इस पॉइंट के बाद आकर आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया तो ये चेंज पॉइंट बना। तो इस चेंज पॉइंट वाली लोकेशन के ऊपर आपने पहले क्या रीडिंग ली थी? दोबारा से सोचिए कि वो चेंज पॉइंट किसको बोला हमने, कि जिसके बाद आपने इंस्ट्रूमेंट को नई जगह पर रख लिया। तो उस चेंज पॉइंट के ऊपर सबसे पहली साइट ली कौन सी गई थी? फोर साइट थी। बस यही छोटी छोटी सी चीजें हैं, जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं। द लाइन कमेंसेस विद द बैक साइड, ये लाइन जो है बैक साइड से शुरू होगी, आगे जाके फोर साइड पे खत्म होगी। ऑप्शन डी हमारा बेहतर आंसर है और सही आंसर है। इन लेवलिंग ऑपरेशन, इन लेवलिंग ऑपरेशन क्या होगा करेक्ट आंसर? पढ़िए आप, क्या लेस क्या मोर, कुछ समझ सा आ नहीं रहा मास्टर को, तो आप बता दीजिए। देखिए अगर आपने इंस्ट्रूमेंट यहां रखा और मान लेते हैं ये ग्राउंड कुछ ऐसा था, आपने आगे की तरफ देखा, यहां पे रीडिंग आई लेट से 0.7 मीटर, फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आपने रीडिंग देखी, तो यहाँ पे रीडिंग आई लेट से 1 मीटर, आगे और गए 1.5 मीटर। अब आप ये बताएं, इफ फर्स्ट रीडिंग इज मोर देन सेकंड, तो इसका केस भी ऐसा बना देते हैं। अगर ऐसे ग्राउंड होता और तब आप रीडिंग लेते, यहाँ रीडिंग अगर 1.5 मीटर आती, यहाँ 1 मीटर आती, यहाँ 0.75 मीटर आती। इफ फर्स्ट रीडिंग इज मोर देन सेकंड, पहले वाली रीडिंग अगर सेकंड से ज्यादा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इन दोनों का जो डिफरेंस है फर्स्ट केस में, वो यही तो बता रहा है कि ये दोनों का डिफरेंस 0.5 मीटर का राइज है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट 0.5 मीटर ऊंचा है। तो इफ फर्स्ट रीडिंग इज मोर देन सेकंड, इट रिप्रेजेंट्स अ राइज। सही बात है।
इफ फर्स्ट रीडिंग इज लेस देन द सेकेंड, अगर फर्स्ट रीडिंग सेकेंड वाली से कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पर, ये नीचा है इससे कितना 0.3 मीटर। तो ये क्या बता रहा है, फॉल को बता रहा है। इमेजिनेशन से भी हो सकता है ये क्वेश्चन, मैं तो बता रहा हूं, आप बिना ऑप्शन पढ़े भी आंसर कर सकते हैं, बिना क्वेश्चन पढ़े कर सकते हैं, आपके पास दिव्य शक्तियां हैं। नेक्स्ट, द कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर्स इज कॉल्ड एज। हाँ, बिना क्वेश्चन देखे आप कर सकते हैं। द कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर्स इज नोन एज। एक दोस्त तो कह रहे थे मेरे गलती से आंसर सही हो जाते हैं, ऐसी गलतियां हर किसी से क्यों नहीं होती। The constant vertical distance between two adjacent contours is known as contour interval. Angle of intersection contour line और ridge line का कितना होता है, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रिंसिपल का नाम बताएं। इस प्रिंसिपल का नाम बताएं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, कि अगर आपके पास फोर्स ऐसे थी तो इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग आप इस फोर्स को यहां ना मान के, जहां पे आपको दिख रही है वहां ना मान के, इस पूरी लाइन के ऊपर कहीं भी आप मान सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। So, the force acting on a point on the surface of a rigid body may be considered to act on any point on the line of action of the force। की अगर आपके पास कोई भी एक रिजिड बॉडी होती, इस रिजिड बॉडी के ऊपर अगर आपने फोर्स यहां पे लगाया, तो चाहे आप उसे यहां मानिए, चाहे आप यहां मानिए, चाहे आप यहां मानिए, चाहे यहां मानिए, कहीं भी इस लाइन के अलॉन्ग मान सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स पढ़िए आराम से और उत्तर बताइए। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, अगर आपने किसी पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रही है उन्हें दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो इनका रिजल्टेंट जो है वो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल होगा, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। इनको ऐसे कंसीडर किया, तो इसको इस तरीके से कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी इज एक्टिंग अपॉन बाय अ नंबर ऑफ कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, अगर आपके पास कोई एक बॉडी है विच इज एक्टिंग अपॉन बाय बहुत सारे कोप्लेनर, लेकिन एक प्लेन में लग रहे हैं फोर्सेस सारे, लेकिन कॉन्करेंट नहीं है, प्लेन में लग रहे हैं लेकिन कॉन्करेंट नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा।
अब इसका एग्जाम्पल समझने के लिए बहुत ही आसान है। आपका फोन पड़ा है ऐसे, अब फोन टेबल पे है और अपनी दो फिंगर्स का ऐसे यूज करें। कैसे? एक फोर्स यहाँ लगा दीजिए, एक फोर्स यहाँ लगा दीजिए, तो क्या फोन ऐसे रोटेट कर जाएगा? कर जाएगा। रोटेट अबाउट इटसेल्फ विदाउट मूविंग, कहीं मूव ना करे, हो सकता है सिर्फ रोटेट कर जाए। ऐसा हुआ। या आपने क्या किया, आपने सिंपली, कॉन्करेंट तो नहीं है अब ये फोर्सेस, कॉन्करेंट नहीं है, एक यहाँ पे लगा दी, एक यहाँ पे लगा दी, आपस में मिल नहीं रही, तो मूव कर जाएगा इन एनी वन डायरेक्शन। और क्या हो सकता है? कुछ इस तरीके से फोर्सेस को लगाया आपने यहाँ पर कि ये मूव भी कर जाए और रोटेट भी कर जाए। यहाँ पे फोर्स ज्यादा कम, अरेंजमेंट कुछ ऐसा कर दिया, मूव भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। ऑल ऑफ द अबव। The necessary condition of equilibrium of a body is, किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? The sum of horizontal forces should be equal to 0. Sum of vertical component of the forces should be equal to 0. Algebraic sum of all the moments about a point should be equal to 0. कहने का अर्थ है कि किसी बॉडी के ऊपर अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और हम बोलते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब होता है कि उस बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसी से ही मूव करेगा, एक्सेलरेशन नहीं आएगा। जो भी फोर्स की इक्वेशन बचपन में लिखा करते थे ना हम, सारे फोर्सेस को लिखकर इक्वल्स टू लास्ट में एम ए लिखते थे, तो वो एम ए की जगह यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे, इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल फ्लूइड्स पोजेस, प्रैक्टिकल फ्लूइड जो होते हैं, रियल फ्लूइड्स जो होते हैं, उनमें विस्कोसिटी भी होती है, सरफेस टेंशन भी होती है, कंप्रेसिबिलिटी भी होती है। ऑल ऑफ द अबव। The specific weight of water is 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कब होता है ऐसा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर को 1000 केजी पर मीटर क्यूब कंसीडर करते हैं, लेकिन जब प्रेशर की बात करते हैं तो 760 mm होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे बात करते हैं, मीन सी लेवल के ऊपर जाके बात करते हैं, तो आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। हाँ, 180 mm की बात है। फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम स्फीयर्स, पानी जब गिरता है, बारिश जब आती है, तो वो स्फेरिकल शेप में ही क्यों आती है? आपको क्यूबिकल, स्टार, कोई और शेप्स क्यों नहीं दिखती हैं? क्योंकि जब वो पानी गिर रहा होता है तो वो क्या करता है, उसके ऊपर सरफेस टेंशन लगता है, एयर होती है आसपास, उसके एयर वाटर इंटरफेस बन जाता है, तो वो अपने आप के ऊपर एक पूरी लेयर टेंशन में आ जाती है, तो वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है, स्फेरिकल शेप ले लेती है। फॉर एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑफ 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, द डेप्थ ऑफ ऑयल, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, शुड बी। ये जीपीएसएसबी में पूछा गया था। ओके, प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है एच रो जी से। 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एच की वैल्यू पता करनी है, डेंसिटी 0.8 है। अब अगर आप इसे लिखते हैं कि वो 800 kg पर मीटर क्यूब हो जाए, तो 800 kg पर मीटर क्यूब को क्या लिखा जा सकता है? 800 kg अपॉन 10 रेज टू द पावर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख देते हैं कि 800 बाय, सॉरी, सेंटीमीटर क्यूब, 10 रेज टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब
मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू 10। आंसर कितना आएगा, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब सारी यूनिट्स आप देख सकते हैं, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर से इसका क्यूब हट जाएगा, आंसर आएगा सेंटीमीटर में। तो 4.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाय 8। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, 60 सेंटीमीटर आ रहा है आंसर, या 600 आ रहा है? 4800, 600 आ रहा है ना? तो वो फिर ऊपर एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑफ 48 केजी होना चाहिए था, 48 केजी भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, जो भी वैल्यू है। अच्छा हाँ, एक दोस्त बिल्कुल सही बात किया है उन्होंने, जी की वैल्यू आपने क्या कंसीडर किया? जी की यूनिट बिल्कुल सही। जी की यूनिट कितनी कंसीडर करेंगे? 100 बिल्कुल सही, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब देखिए एक बार आप, अब एक 10 और हट जाएगा, अब सही है बिल्कुल, 60 सेंटीमीटर। मैं तो बोलता ही हूँ आप कितने पावरफुल हैं। हाँ, उसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर करेंगे, यूनिट्स कन्वर्जन। नेक्स्ट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसका रेशो होता है? रेशो ऑफ एक्चुअल वेपर प्रेशर टू द सैचुरेशन वेपर प्रेशर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? सेम टेम्परेचर के ऊपर उसका वेपर प्रेशर कितना है, और जब वो पूरे तरीके से सैचुरेट हो जाती है तब कितना है? प्रेसिपिटेशन कॉज्ड बाय lifting of an air mass due to pressure difference is called as cyclonic. Movement of warmer air as compared to surrounding air. जस्ट अ मिनट, हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या किया था? जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी ना, एक जीरो की और गड़बड़ हो गई यहाँ। वन 1000 हो जाएगा, 10 इंटू 100 कर देंगे। नेक्स्ट, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कार्ल कर्जागी। मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल कितना होता है? क्ले पार्टिकल जो होते हैं वो हम कहते हैं कि वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज लेस देन
2 माइक्रोन होता है। तो 2 माइक्रोन का मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, या फिर 2 इंटू 10⁻⁻3 mm, या फिर 0.002 mm। नेक्स्ट, according to the Indian standards, the specific gravity is the ratio of unit weight of soil solids to that of water at a temperature of, कितने टेम्परेचर के ऊपर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कंसीडर करते हैं? (27°C). Next, the liquid limit and plastic limit exists in, लिक्विड लिमिट होती है, प्लास्टिक लिमिट होती है, कैसी सॉइल में? जो बहुत ही फाइन ग्रेन सॉइल होती है, या अगर हम बात करें तो क्लेई सॉइल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। क्लेई सॉइल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ जी। The minimum water content at which the soil just begins to crumble when rolled into threads of 3 mm in dia is plastic limit. Coefficient of compressibility किसके बराबर होता है? Excuse me. Coefficient of compressibility किसके बराबर होता है? तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एक ही बात करते हैं, किसके बराबर? चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन चेंज इन स्ट्रेस होता है, या चेंज इन स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस? उस क्वेश्चन पे दोबारा आ जाएंगे, वो प्रेशर वाला क्वेश्चन जो है उसके ऊपर दोबारा आएंगे। उसकी यूनिट देखते हैं। यूनिट उसकी अगर केजी में दे रखी थी ना आपको, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो फोर्स के अकॉर्डिंग कंसीडर करने की जरूरत नहीं थी वैसे। स्ट्रेन टू स्ट्रेस 50 क्वेश्चन करके वापस आते हैं उस क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू 382/1963, a good aggregate should be, chemically inert, sufficiently strong, hard and durable. Next question. क्वेश्चन पढ़ें, आंसर बताएं। सॉल्व कर लीजिए इसको, फिर आप इसकी फोटो सेंड करेंगे। जो डाउट वाला सेक्शन है उसमें जाके फोटो क्लिक करने का ऑप्शन होगा, जो क्वेश्चन मार्क बना है साइड में, वहां पे आप फोटो अटैच करने का ऑप्शन आ जाएगा। नेटवर्क इशू हो रहा है भी आज, थोड़ा स्टॉर्म वगैरह ये सब चल रहे हैं हर जगह पर।
If the permissible compressive and tensile stress in a singly reinforced beam are this and this respectively, the modular ratio is 18, the percentage area, आपको सिंपल क्या कर लेना है, डायग्राम बना लेना है ऐसे वाला, और आपको पता है कि यहां पर अगर 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, मॉड्यूलर रेशियो 18 है, तो आप यहाँ पर सिग्मा एस टी बाई एम लिखते हैं ना, और ये यहाँ पर सिग्मा सीबीसी लिखते हैं। सिग्मा एस टी की वैल्यू 15 50 डिवाइड बाई 80। तो आपसे ये पूछा जा रहा है द परसेंटेज एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर एन इकोनॉमिक सेक्शन। स्टील एएसटी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि कितनी होगी। बताइए। अच्छा उल्टा लिख दिया, इधर है 50 और यहाँ 1400। हाँ जी बताएं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल कर दें, उसके अकॉर्डिंग आ सकता है। फिफ्टी क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं डेली के हिसाब से, हर चीज में दिक्कत करें तो दिक्कत, ना करें तो दिक्कत। पढ़ लीजिए ना अभी। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड का और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड का, ये इक्वेट कर सकते हैं आप। ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर आप ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, ये आपके पास बी है, इफेक्टिव डेप्थ को डी कंसीडर कर लीजिए आप, तो बी बाई डी। सबसे पहले कंप्रेशन साइड का अगर आप लिखेंगे तो एरिया अंडर स्ट्रेस बी इंटू एक्स ए, एक्स ए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर आप इसे कह लीजिए एक्स सी हो जाएगा ये क्रिटिकल वाला। एक्स सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे या सिमिलर ट्राइंगल के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ए के लिए तो आपको यहाँ पर ये वैल्यूज ही डायरेक्ट दे दी ना। सिमिलर ट्राइंगल का यूज करके सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लीजिए आप, एक्स सी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। फिर B इंटू एक्सी एरिया अंडर स्ट्रेस इंटू एवरेज स्ट्रेस, तो सिग्मा सीवीसी बाई 2, ये आ गया फोर्स। लीवर आर्म से लीवर आर्म दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, चाहे मत लिखें आप, तो इंटू लीवर आर्म लिख दीजिए बस। दूसरी तरफ देखेंगे तो आपके पास M इंटू एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन इंटू, ये आ गया आपके पास एरिया और सिग्मा एस टी बाय एम इंटू लीवर आर्म। डी का यूज उसमें आ जाएगा, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। या फिर एक्स सी को आप के इंटू डी की फॉर्म में ही करेंगे फिर, अगर डी आपको नहीं दे रखा, परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखिए रुक जाओ, आरसीसी भूल गए आप। एक्स सी को क्या लिखते थे, एक्स सी इज इक्वल टू एम सिग्मा सीबीसी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। एम की वैल्यू 18, सिग्मा सीबीसी कितना गिवन है आपको 50 अपॉन 18 इंटू 50 प्लस सिग्मा एस टी 1400 इंटू डी। डी की फॉर्म में ये वैल्यू बताएं कितना आया, 9/23 या 0.391, 0.391 डी आ गया। जब एक्स सी की वैल्यू 0.391 डी आई, अब इसमें पुट करें आप, इसमें आपको बी इंटू
0.391 d multiplied by 50/2 इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्टील हमें पता करना ही है और ये 1400। तो AST अपॉन, अब यहां से आप बताएं कि AST अपॉन BD कितना आ रहा है। AST अपॉन BD कितना आ रहा है? 0.391 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1400। जीरो पॉइंट 0069 या फिर ये कह लीजिए कि 0.69%। 0.69%। क्वेश्चन समझ में आ गया? थोड़ा सा लेंदी था। नेक्स्ट 0.69% का मतलब, हाँ जी आपका आंसर आया 0.0069 कह लीजिए, या फिर परसेंटेज में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो 0.69%, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास सिर्फ आई थी AST अपॉन BD की वैल्यू ये है। और अगर हम एक्सप्रेस करेंगे कि AST अपॉन BD इंटू 100 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, होमवर्क में ये क्वेश्चन कर सकते हैं एक और। सिंगली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम है, 25 सेंटीमीटर विड्थ है, 70 सेंटीमीटर इफेक्टिव डेप्थ है, इतना स्टील है, मॉड्यूलर रेशियो दे रखा है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बताना है, मोमेंट ऑफ एरिया ले लीजिए। अगर आप उससे करेंगे कंप्रेसिव फोर्स इक्वल्स टू टेंसाइल, लेकिन वहां पे आपको बता नहीं रखा ग्रेड कौन सा है। नेक्स्ट, द स्पेसिंग ऑफ transverse reinforcement of column is decided by the following consideration: least lateral dimension, 16 times the dia of smallest main bars, मेन बार्स भी और मेन बार के अंदर भी कितना, स्मॉलेस्ट, 48 times the dia of links या transverse reinforcement, all of the above। तो दोस्तों आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है, जैसे ही आप इस सेशन को एंड करेंगे तो आप वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है संदीप जानी और मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सुबह 9 बजे यूट्यूब के ऊपर, फिर 12 बजे हाईवे इंजीनियरिंग, और उसके बाद 8 PM 9 PM हमारी स्पेशल क्लासेस। क्वेश्चन के ऊपर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था 36 37, कौन सा क्वेश्चन था? यही था। अब इस पे वापस आ जाते हैं। फॉर एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑफ, इसमें से दोबारा शुरू करते हैं। फॉर एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑफ 4.8 kg, प्रेशर की बात कर रहे हैं हम एच रो जी की फॉर्म में, और 4.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर को अगर हम देखें तो वैसे तो हम किस फॉर्म में बताते हैं, हम किस फॉर्म में बताते हैं वैसे प्रेशर को? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर्म में हम बताते होते हैं। तो या तो आप जी को इस तरफ भी मल्टीप्लाई करें, उस तरफ भी मल्टीप्लाई करें, सेम में कन्वर्ट करने के लिए, या तो आप इसे भी एसआई में कन्वर्ट कर दें 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर को भी। तो इसे अगर कन्वर्ट करते हैं हम तो प्रेशर की वैल्यू जो हमारे पास है 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसे जी की वैल्यू को 10 मान लेते हैं, तो अब ये न्यूटन में हो गया। पर सेंटीमीटर स्क्वायर था तो इसे 10 raised to the power -4 लिख देते हैं।
तो अब ये पर मीटर स्क्वायर में हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से 4800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 4800 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इक्वल्स टू एच की वैल्यू पता करनी है, ये हो जाएगा 800 केजी पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू 10 ले लीजिए। अब यहां से आंसर बता दीजिए। यहां से एच की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0.6 मीटर या फिर 60 सेंटीमीटर। अब ठीक है, समझ में आ गया। वो थोड़ा सा यूनिट में प्रॉब्लम हो रही थी कन्वर्जन के अंदर, जिसकी वजह से वो आंसर हमारा गड़बड़ हो रहा था। ये हम 10 मान रहे थे, एसआई के अंदर कंसीडर कर रहे थे, एसआई में नहीं था यहाँ। डन। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे